बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम नई सोच के साथ आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट मौजूद हैं, इमरान शेरवानी साहब। इमरान इमरान शेरवानी साहब 1973 फ्रॉम हिज चाइल्डहुड जो है वो मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टर रहे 1978 तक। उसके बाद आप जो थे उन्होंने वो जर्नलिज्म की तरफ आ गए और 2010 में जर्नलिज्म छोड़ के उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया, जहां वो मीडिया मेंटोरिंग करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्शन कंपनी उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी भी उन्होंने बनाई हुई है जिसका नाम है बीहाइव पीपल्स मीडिया, जहां लोगों को मीडिया के बारे में तालीम देते हैं। आई होप शेरवानी साहब मैंने नाम जो है सही प्रोनाउंस किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही जी किया। जी। उसके शुक्रिया अलावा आपका बहुत बहुत। डेली डॉन न्यूज, मैग, जियो, एयरवाई एक्सप्रेस न्यूज एंड पीटीवी जैसे इदारों के साथ आप मुंसलिक रहे हैं और एज ए डायरेक्टर न्यूज, हेड ऑफ करंट अफेयर्स, एडिटर। वेरी वार्म वेलकम सर। आपका बड़ा ह्यूज तजुर्बा है और हमारी खुशनसीबी कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वेरी वार्म वेलकम सर। शुक्रिया शुक्रिया। इमरान साहब का एक और चीज बता दें, इमरान साहब एक चैनल के लिए भी काम, यूट्यूब चैनल के साथ भी काम कर रहे हैं, देसी टीवी के लिए सर। देश टीवी गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी। अभी जो मौजूदा सूरत हाल आपको नजर आ रही है, अभी जो ये पीडीएम के इतने जलसे हुए और जो गिलगित बलूचिस्तान का नतीजा नजर आ रहा है, आप उसको किस नजर से देखते हैं कि या वो पीटीआई की कामयाबी है या वो मुत्तहदा अपोजिशन की कोई कामयाबी है? देखिए, दोनों के पास, अगर मुत्तहदा अपोजिशन को और पीटीआई को कंपेयर करें, दोनों के पास सिंपल मेजोरिटी नहीं आ सकी और किसी हद तक जो है वो आजाद उम्मीदवार भी बराबरी की बुनियाद पे खड़े हैं। तो क्या ये तीनों पार्टियां अपनी मकबूलियत खो रही हैं? देखिए, सबसे अहम चीज़ जो हमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में देखनी चाहिए वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिकल इकॉनमी जिसे कहते हैं वो क्या है। गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत कम तरक्की याफ्ता इलाका है और नतीजे में वहाँ पर जिन लोगों के पास ज़मीन है, जो ज़मींदार हैं, उनकी बहुत बड़ी हैसियत है। उस हैसियत को आप यूँ समझें जैसे हमारे यहाँ साला साल से एक फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी का एक रोल रहा है। जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेट्स हैं वही फैसले करते रहे हैं कि वोट किस तरफ पड़ेगा, और आम आदमी जो है वो अपने जिसको हम सिंध में लफ्ज वडेरा यूज करते हैं, हर इलाके में मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन वो है वडेरे ही। वडेरे का मतलब होता है बड़ा, इलाके का बड़ा। इलाके के बड़े के साथ जाते हैं लोग और इस तरह वोट डालते हैं, और वो इलाके के बड़े ये सोचते हैं कि अच्छा जी, हमको मराद कहाँ से मिल सकते हैं। अगर वो अपने अवाम के लिए भी सोचें और अपने लिए ना भी सोचें तब भी वो यही देखते हैं कि उनका फायदा किस में है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो वहां पर किसी सियासी जमात से लोगों को जनरली ऐसी उम्मीदें जो इलीट है वहां की, उनको नजर नहीं आई कि वो बैठ के किसी पार्टी को वोट दे देते। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली जाकर कोई भी ऐसी हुकूमत बन सकती है जो किसी भी सियासी जमात की हो सकती है। डिपेंड करता है कि वहां जो एलीट है वो एक्चुअली किसकी तरफ देखती है, किस तरफ उम्मीदें लगाती है, वहां से इशारा क्या आता है। वो अंपायर अपनी उंगली किसकी तरफ उठाता है, आउट कहता है, नॉट आउट कहता है, किसको आउट कर देता है, किसको इन रखता है, किसकी इनिंग्स कंटिन्यू करेगी। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, वो इलाका जितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है, पाकिस्तानी फौज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां हर लिहाज से है। इतना कि हमारे जो सेल फोन हैं, सेलुलर कंपनीज जो हैं, उनके सिग्नल्स भी वहां क्लियरली नहीं जाते, और वहां की अपनी एक सेलुलर कंपनी है जो पाकिस्तानी फौज चलाती है। तो पाकिस्तानी फौज उस इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और नतीजे में कोई भी शख्स जो वहां की सियासत में इन्वॉल्व होता है उसको समझ में आता है कि हमको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम इसके साथ ताल्लुकात कैसे बनाएंगे। तो वो ताल्लुकात जब आप बनाने की बात करते हैं तो फिर वहां के जो अमायदीन हैं वो उस हवाले से फैसले करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो वहाँ की एक रीडिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग जो लोगों की रही है वो ये रही है कि वो सियासी जमातों की तरफ कम देख रही हैं, और ठीक है वो पीटीआई को उन्होंने ज्यादा इसलिए वोट दिया कि वफाकी हुकूमत उनके पास है एज कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन उन्होंने अपने ऑप्शन अभी भी ओपन रखे हुए हैं। अभी भी जो वहां पे जो इलेक्टेबल्स इंडिपेंडेंट थे वो निकलकर सामने आए हैं, और अब वो ये तय करेंगे कि भाई अच्छा ये तो ठीक है ना, ये तो एक तमाशा था जो हो गया, अब आगे फैसले क्या करें।
मिल बैठ के, चूंकि गिनती के लोग हैं जिनके साथ बात करनी है, बजाय इसके कि पूरे अवाम के साथ, तो वो ज्यादा आराम से बात की जा सकेगी और उसके नतीजे में वो फैसले हो सकेंगे जिनको हम और आप सियासी फैसला कहेंगे, लेकिन हम और आप समझते हैं अच्छी तरीके से कि ये एक फ्यूडल सोसाइटी के फैसले हैं और वो ऐसे ही होते हैं। सर लेकिन अगर माजी के आप तजुर्बे से देखें तो आपको लगता है कि कोई जहाज में फिर से आएगा बैठ के और आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत के साथ में मिला लेगा? आपको लगता है कि ये मुत्तहदा जो आपकी अपोजिशन है उसके साथ आज़ाद उम्मीदवार जा सकता है? देखिए, ये तो सबको डिपेंड करेगा पाकिस्तान की सियासत पे। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत की इंपॉर्टेंस बहुत हो सकती है अपनी जगह सीपैक के तनाजुर में, लेकिन पाकिस्तान की सियासत इतनी इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग है कि जीबी की सियासत उसके साथ जाएगी जो पाकिस्तान में होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, अगर उसकी तरफ देखें आप, तो आपका अंदाजा होगा कि पीपल्स पार्टी की राय यह है कि आने वाले वक्तों में जो सियासी मंजरनामा बनेगा उसमें पीटीआई का कोई रोल नहीं है। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान की ही सियासत होगी और इसी तरीके से वो बैठ के हरचंद के नून लीग के साथ है, लेकिन उसके बयानिए में नून लीग से एक जो इख्तिलाफ की पोजीशन है वो साफ क्लियरली नजर आती है। वो बिल्कुल कह देती है कि भाई ये चीजें जो नून लीग कह रही है इसकी जिम्मेदारी नून लीग की है। हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से एक हद तक इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पंगा लेने वाला, वो पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। इस वक्त आने वाली सियासत में क्लियरली हमें एक रोल रिवर्सल नजर आता है, जो पहले भी बहुत क्लियर नजर आता था और उससे पहले भी एक्चुअली रोल रिवर्सल तो नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी की हद तक वो था कि पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हो जाएगी और नून लीग जो है वो थोड़ी सी अपोजिशन में नजर आएगी। अभी जो खैर ये तो बहुत एक छोटा सा कैनवस था, लेकिन इसकी बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक अहमियत है इलाकाई सीपैक के हवाले से आपने भी फरमाया। और अभी जो जो नजर आया, और ये पीएमएलएन जो क्लेम भी कर रही है कि उनके लोग टूट के उस तरफ चले गए। ठीक है, तो अगर आप सियासी वफादारियां तब्दील हुई और अगर पीटीआई को भी देख लें तो उनके पास तो जो है वो मैंडेट जो है वो इलेक्टेबल्स जो है वो सारा जो है वो मिक्स प्लेट है कि उमर अयूब साहब हो गए, गुलाम सरवर खान साहब हो गए, वो सब इधर उधर से मिला के जमा किए गए। तो अपनी इनफरादी हैसियत तो, और ना ही उनको जो जो उनका जो जिसको कहना चाहिए कि जो मोटिव था करने का, वो सब नजर भी आता है। तो आप क्या क्या समझते हैं कि ये जो कुछ ये जो हो रहा है, पहले हम एक आम आदमी की हैसियत से बात करूंगा, पहले हम दो पार्टियों को बुरा भला कहते थे, अब हम तीन को कहने लगे। क्या कहेंगे? ये तो सिर्फ लेबलिंग हो मैं रही तो है। दो पार्टियों को बुरा भला नहीं कहता, कभी भी नहीं कहा मैंने दो पार्टियों को या मैं तीसरी सारे एक पार्टी आम को बुरा आदमी की भला मैं बात नहीं कर रहा कहता। हूँ मैं, ये मतलब एक आम आदमी नहीं कहता, ये आम आदमी नहीं कहता, सॉरी आप गलत कह रहे हैं, आम आदमी नहीं कहता। ये कराची के की वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन कहती है जिसकी अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिटिकल एजुकेशन है ही नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, शब्बर जैदी साहब, हम उन्हें माहिर माशियात समझते हैं, हालांकि माहिर माशियात नहीं, वो टैक्स के अकाउंट्स के हो सकते हैं और टैक्सेशन की लॉ के और टैक्सेशन के माहिर हो सकते हैं। उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग जीरो थी हमेशा से, इसलिए कि जब भी हम वो आगे टीवी पे बोले हमने देखा उनको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उनके समझ में नहीं आया कि दुनिया की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से या पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि उसके रूट से होता है, और ये उनके समझ में नहीं आया। मैंने एक मिसाल दी है, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं। मुझे बताइए कि एक आदमी जिसने उर्दू में पीएचडी किया हुआ है वो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन क्या मैं उसे ओपन हार्ट सर्जरी की इजाजत दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक सी बात समझने की है कि सियासत को समझने के लिए सियासी तालीम होनी चाहिए, जो हमारी मिडिल क्लास के पास बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ सियासी तालीम को बुरा समझा जाता है कि अरे रे सियासत क्या, किस चक्कर में पड़ गए, और कोई भी सियासी गुफ्तगू लोग ना करें। बाकायदा इस आइडिया को प्रमोट किया जाता है कि सियासी गुफ्तगू मना है। आधी आबादी जो है वो सियासत से दूर रहती है। वो कौन सी आधी आबादी है? वो है खवातीन। आप खवातीन में वो जो सियासत में बात करना चाहती हैं उनसे पूछिए, उनका दम घुटता है खवातीन में बैठ के, इसलिए कि वहां इन चीजों को गलत समझा जाता है, इसलिए कि उनके पास पावर नहीं है। पाकिस्तान में अवाम के पास जनरली पावर नहीं है, लिहाजा वो पॉलिटिक्स को समझना नहीं चाहते, उनका इंटरेस्ट नजर नहीं आता, और नतीजे में ये इस किस्म की बातें हम बहुत करते हैं कि हम सियासतदानों को बुरा कहें। सियासतदान दुनिया में हर जगह ऐसे ही होते हैं। असल चीज वो सियासी निजाम होता है जो इन सियासतदानों से डिलीवर करवाता है। हमारे मुल्क में हमने सियासी निजाम ही नहीं बनने दिया। हमने कोशिश की कि हमेशा सियासतदान को ब्लेम करें और आराम से द एस्टैब्लिशमेंट सो दैट दे कैन गेट अवे विद इट। असल चीज उनका बच के निकल जाना नहीं है। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे जो
फौजियों की हुकूमतें आई हैं, उनकी करप्शन की कहानियां उनके जमाने में कहते हुए सबके पर जलते थे। कौन चाहता था कि वो मिसिंग पर्सन हो जाए या कोड़े खाए और या फांसियों पे चढ़े? तो बताइए कि उसके बाद उनकी जो कंटिन्यूटीज थी, मिसाल के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने आराम से आके याह्या खान को एग्जोनरेट कर दिया उन तमाम चीजों से जो ईस्ट पाकिस्तान में की गई। ईस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान था ना, वो तो सरेंडर के बाद हमसे निकला। उससे पहले तो हमने जो जो कुछ वहां किया था वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ कर रहे थे। याह्या खान को हमने एग्जोनरेट कर दिया, हमने कहा बिल्कुल माफ कर देते हैं। तो हमारे यहाँ तो लोगों को ये समझाना कि भाई आप वो निजाम बनाए जिसके तहत सियासतदानों को कंट्रोल किया जा सके और आप कंट्रोल करें। फौजियों के हाथ में कंट्रोल दे देंगे तो वो तो डीएचए बना देंगे पूरे मुल्क को, और वो बना रहे हैं। तो ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हम बुरा नहीं कहते लोगों को, वो लोग बुरा कहते हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि दुनिया में उनका रोल जो है सियासत में क्या है एज सॉवरेन। हम तो सॉवरेनिटी चाहते ही नहीं है। हम तो समझते हैं कि कोई लीडर आए और हमारे बिहाफ में फैसले कर दे। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया में अपनी राय को असर्ट करना पड़ता है और फिर सियासतदान मजबूर होकर चीजों को बैलेंस पे लेकर आते हैं। सर मगर फिर वो पॉलिटिकल जो बैलेंस निजाम है वो बनाएगा कौन? एस्टेब्लिशमेंट में कह रहे हैं उसके, आप कह रहे हैं कि जो आपकी बात है मैं नतीजा कर रहा हूँ वो नहीं बनाएगी, तो अवाम बनाएगी। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां एस्टेब्लिशमेंट ने ये बनाया हो। एक मुल्क की आप मुझे मिसाल दे दीजिए। आप कहिए जनाब बर्तानिया में फौज ने उठ के जो है सियासी निजाम बनाया, अमेरिका में फौज ने उठ के सियासी निजाम बनाया, सियासतदान बनाएंगे ना सर, सियासतदान बनाएंगे। सियासी निजाम जो है सियासतदान नहीं बनाते हैं। वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसको हटाने वाला एक रियल इंटरेस्ट सामने आता है, जो जरूरी नहीं कि सबका हो। पाकिस्तान के सारे अवाम का इंटरेस्ट निकल के अचानक इतना बड़ा इंकलाब किसी दुनिया में कहीं नहीं आया है, आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लासेस को सबसे पहले अपनी सियासी तालीम करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में जो मिडिल क्लास पार्टीज निकल कर आएंगी वो एमक्यूएम और पीटीआई जैसी नहीं होंगी जो एक लीडर के पीछे, एक कायद के पीछे चलना शुरू कर दें, बल्कि वो इस तरह की होंगी जो अपने कायदों को और अपने लीडर को कंट्रोल करेंगे। जब आप अपने लीडर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो फिर आप लीडर से वो करवाते हैं जो आपकी ख्वाहिश होती है, बजाय इसके कि लीडर आपसे जो है भत्ते वसूल करना शुरू कर दे, जैसे कि हमने कराची में एमक्यूएम के जमाने में देखा। और पीटीआई जिस तरीके से कर रही है वो भत्ते नहीं ले रही है, लेकिन उसके इंटरेस्ट बहुत ही लोगों से कटे हुए हैं। उनका लीडर तो आवाम में खड़ा नहीं हो सकता। बदकिस्मती से उनके लीडर के करीब उनकी पार्टी का आदमी आता है तो थप्पड़ खाता है और दूर लाते खाता है। तो हमारे यहाँ ये समझना पड़ेगा हमको कि हमें अपने लीडर्स को कंट्रोल करने के डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम बहुत ज्यादा तब्दीलियां इस मुल्क में ला सकेंगे। सियासतदान बुरे और अच्छे नहीं होते हैं, सियासतदान तो सियासतदान होते हैं। एक हथौड़ा है, आप उससे कीले ठोक लीजिए या अपने सर पे मार लीजिएगी, तो आपकी चॉइस है। हमने तो ये सीखा ही नहीं कि ये हथौड़ा काम का भी होता है। हम तो नहीं सीखते, हम समझते नहीं इन चीजों को, नतीजा हम बुरा भला कहते हैं। जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड माहिरीन माशियात बैठे हैं, उनको, जो मैंने पहले बात की पॉलिटिकल इकोनॉमी की सूझबूझ, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है कि जी गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब और पंजाब का इंतखाब, खासतौर पे अपर पंजाब का और सेंट्रल पंजाब के इंतखाब में फर्क होगा, इसलिए कि सेंट्रल पंजाब बेतहाशा अर्बनाइज्ड हो चुका है, वहां लोगों की पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का अंदाज डिफरेंट है। गिलगित बल्तिस्तान में या इवन बलूचिस्तान में या सिंध के बहुत से इलाकों में या लोअर पंजाब में जो सदर्न पंजाब कहलाता है, उसमें लोगों के जो बयानियां है वो उस तरह का सियासी नहीं होगा। वहां की सियासत जो है वो बिल्कुल इस तरीके से होगी जैसे कि पाकिस्तान बनने से पहले सिंध की सियासत के बारे में कहते थे कि भाई सिंध की सियासत और मौसम का कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता क्यों? इसलिए कि चंद लोग बैठ के जोड़ तोड़ करके फैसले करते हैं। जीबी में भी यही हो रहा है। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा शब्बर जावेदी की तरफ आता है, आपके कमेंट की तरफ। आपने कहा जी उनको जाहिर है वो पॉलिटिकल नहीं था, उनको अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन वो तो एक टैक्सेशन के माहिर आदमी थे, टैक्स का निजाम सही करने के लिए आए थे, तो वो तो अपना प्रोफेशनलिज्म ही डिलीवर कर सकते थे। अब वो बेचारे ये मैनिपुलेशन कहां जाने, वो नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते। यू थिंक इट इज अ बैड चॉइस? इसका मतलब तो ये कोई भी प्रोफेशनल है वो आगे ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत चॉइस है। वो प्रोफेशनल कर सकता है जिसके पास पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको पता हो कि गवर्नेंस के से ज्यादा जरूरी है कि लोगों को साथ लेके चले ताकि वो फैसले कर सके और लोगों से करवा सके जो खड़े हो सके फैसले। हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बात की। नतीजे में एक जो फौजी आता है वो एक निजाम बनाता है, अच्छा या बुरा, और अगला आके उसको लपेट देता है। जिया साहब ने इस्लामाइजेशन की, मुशर्रफ साहब ने कहा नहीं साहब हमें नहीं चाहिए इस्लामाइजेशन, पलट दिया। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आती मुल्क में इस तरीके से।
अगर आप मुल्क को स्टेबल करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा कि लोगों को अपने साथ जोड़ना सीखें। अगर शब्बर जैदी साहब को ये काम आता होता तो वो कहते हैं कि अच्छा जी कौन से, चलिए मुशर्रफ साहब की बनाई हुई किसी सियासी जमात में होते वो मिसाल के तौर पर, लेकिन वो सियासी जमात होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, भानपति का कुंभा तो ना होती जो किसी भी फौजी जनरल ने उठा के जोड़ के खड़ा कर दिया। काफ लीग आजकल खबरों में कितनी नजर आती है, काफ लीग की कोई जिक्र भी नहीं करता है। वो मुसलसल हुकूमत करती रही मुशर्रफ साहब के जमाने में। अगर वो पार्टी वाकई रूट्स रखती होती तो आज वो खबरों में तो होती है ना। आप उठाइए पिछले 10 दिन के खबरें उठा के देख लीजिए, काफ लीग की कौन सी खबर है जो किसी मुनासिब अखबार के फ्रंट पेज पे आई, या कौन सा किसी किसी अच्छे चैनल के जो मेन बुलेटिन है उसकी लीड स्टोरी में काफ लीग का जिक्र हुआ? कहीं भी नहीं होता, इसलिए कि उनके पास कोई रूट्स नहीं है। एक आदमी शेख रशीद है जो इससे अलग नजर आता है। क्यों? इसलिए कि शेख रशीद को पता है कि जो हमारी यहाँ ताकत का सरचश्मा है वो सिर्फ एक नहीं है, अभी हम टसल में चल रहे हैं। हम अवाम जिसे कहते हैं, अवाम तो खैर बहुत ही अजीब सा लफ्ज़ है सियासत में, अवाम जिसे कहते हैं यानी कलेक्टिव इंटरेस्ट का भी हो सकता है और वो एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट का भी हो सकता है। तो शेख रशीद साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पकड़ रखी है सलीके से, उनको पता है कैसे करनी है। तो ये हमारे यहाँ शब्बर जैदी साहब को भी समझना चाहिए था कि या तो वो हमेशा से सियासत में होकर एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पकड़े होते, या फिर वो किसी ऐसी सियासी जमात का उससे होते जिसका इंटरेस्ट जो है वो जरा लोगों में होता, पूरे अवाम में ना होता लेकिन कहीं तो लोगों में होता ना। जिस इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करते थे उसी में होता। मैं नहीं कह रहा कि मेरे और आपके इंटरेस्ट वाला होता, मैं और आप तो उस लेवल के लोग ही नहीं है जिनके इंटरेस्ट पे शब्बर जैदी सर्व करते आए। शब्बर जैदी तो टैक्स लॉयर थे, टैक्स अटॉर्नी, टैक्स प्रैक्टिशनर। मेरे और आपके टैक्स रिटर्न्स तो बैठ के एक आराम से ऑनलाइन जाके मैं और आप खुद ही भर देंगे, कोई कुछ नहीं। शब्बर जैदी साहब जिन लोगों के टैक्स भरते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। जी जी। क्या वो आसान टैक्सेशन है जिनके टैक्सेशन को हैंडल करते हैं? उसके लिए तो एक्सपर्ट चाहिए उन लोगों के टैक्स के लिए। तो वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, तो उनके इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट है उस आदमी के इंटरेस्ट से जो मेरे और आपका जैसा होगा। तो थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। शब्बर जैदी साहब चलिए उन्हीं की किसी सियासी जमात में होते। मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें खड़ी हुई हैं, ये दोनों जो है बिल्कुल पैसे वाले के इंटरेस्ट को सपोर्ट करती हैं। नवाज शरीफ साहब भी और आसिफ जरदारी साहब भी, दोनों बिग बिजनेसमैन। चलिए शब्बर जैदी साहब ऐसी ही किसी पार्टी में होते, वो तो उसमें भी नहीं थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज को भी इस्तेमाल कर सकें जब तक कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ना होती चीजों की। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर है मेरा जो मेजॉरिटी जो एक्सपोजर है और शब्बर जैदी साहब के साथ भी मेरा वास्ता रहा है, उस फाइनेंस की फील्ड का हूँ और आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम आल्सो। हमको एज सीनियर की होना नहीं चाहिए दोस्त, आपको न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन उनसे इख्तलाफ भी बहुत रहा है, मेरी लड़ाइयां भी हुई हैं उनसे। तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि मैंने एक छोटा सा कुछ अरसा गवर्नमेंट सेक्टर में भी गुजारा। आपके सामने पीआईए हैगी, आपके सामने पाकिस्तान स्टील मिल भी हैगी और आपके सामने रेलवे का होगा और हमेशा खसारे में ही रहेंगे। सॉरी टू से सर, वहाँ प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, प्रोफेशनल्स को काम भी नहीं करने दिया जाता। मुझे आपको मैं दो इदारों के नाम बताता हूँ जो खसारे में है और रहेंगे हमेशा। एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके मार्केटिंग डायरेक्टर का नाम बताइए। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मार्केटिंग डायरेक्टर का नाम बताइए। ना, मुझे नहीं मालूम। नहीं होता ही नहीं है। जो इदारे दुनिया में इसलिए बनाए जाते हैं कि कौमों को सर्व करें, वो पैसा बनाने के लिए नहीं होते। एग्जैक्टली सही है। जब तक एमिरेट्स नहीं आई थी, जिसको पीआईए ने जाके खड़ा किया और तबाह किया पूरी एविएशन इंडस्ट्री को, पीआईए के लोगों ने तबाह किया एमिरेट्स को पैदा करके। उससे पहले दुनिया की सारी एयरलाइन जो है खसारे में चलती थी और कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए कि वो सर्विस थी जो कौमों में की जाती थी। बीओएसी होती थी, ब्रिटिश एयरवेज नहीं थी, बीओएसी थी, वो खसारे में जाती थी। केएलएम खसारे में जाती थी, स्विस एयर खसारे में जाती थी। इन सबको ये खसारा नहीं था, ये वो डेफिसिट था जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती थी, इसलिए कि ये सर्विस थी। एक पाकिस्तान रेलवेज का काम पैसा बनाना नहीं है, न ही वाटर बोर्ड का काम पैसा बनाना है, न ही केएमसी के काम पैसा बनाना है। दे आर नॉट बिजनेसेस। ये हम अगर ये सारे पैसे बनाने लग जाए तो फिर हमसे टैक्स मार दें, इनकम को जीरो कर दें। और दूसरा इदारा जिसका मैं खासतौर पर जिक्र करूं, उसके मार्केटिंग डायरेक्टर का नाम बताइए, हालांकि वो तो बिजनेस भी करता है और उसका नाम है अफवाज पाकिस्तान। क्या अफवाज पाकिस्तान का काम पैसा बनाना है? उनका काम है हमारा दिफा, और वो खड़े होकर हमारा दिफा करती हैं। ठीक है, हम 48 में भी हारे, 65 में भी हारे, 71 में भी हारे, अफगान वॉर में भी हारे, लेकिन
हमारी फौज ने मुकाबला किया ना, हमारा सिपाही लड़ता है तो उसका काम लड़ना है ना। अगर वो जाके कि अच्छा यार ये जमीन जो हमसे लेके जा रहे हो इतने पैसे में ले जाओ, इतने पैसे हमको दे दो, तो आप बताइए ये काम तो उसका नहीं है ना, तो वो ये करता भी नहीं है। तो जो सरकारी इदारे होते हैं उनकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नहीं बनाई जाती जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में काम करने वाले समझते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी बैलेंस शीट बनती है सर्विस पे। आपने सर्विस दी, आपने सर्विस नहीं दी। रेलवेज की प्रॉब्लम ये थी कि वो सर्विस नहीं दे रही थी, और खासतौर पे जब ये शेख रशीद साहब आए तो उसके बाद तो उसको बिल्कुल नोज डाइव कर लिया। ख्वाजा साहब के जमाने में उसने कुछ बेहतरी दिखाई थी, ठीक है, उसमें पॉलिसी उन्होंने चेंज की, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि उसको बहुत ज्यादा तब्दीली की जरूरत थी, उसको बहुत बेहतर करने की जरूरत थी, और उसकी पूरी अप्रोच चेंज करने की जरूरत थी। हमारे यहाँ एक चीज हुई है जिसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्राइवेट सेक्टर आया वो था जो प्रॉफिट ओरिएंटेड था। नतीजे में हमारा पब्लिक सेक्टर उसके नतीजे में खराब होता गया, करप्ट होता चला गया। प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट मोटिव से नहीं बल्कि सर्विस मोटिव से। बिजनेस का मॉडल हुकूमत में नहीं चलता, सर्विस का मॉडल हुकूमत में चलता है। तो अगर लोग जो हैं वो इस चीज को समझें कि जितनी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की जाए उसमें प्राइवेट सेक्टर में उसको ना लाया जाए जो बैठ के बिजनेस करना चाहता हो, जिसके बिजनेस इंटरेस्ट हो और कॉन्फ्लिक्ट करें इससे, बल्कि वो लोग आए जो ठीक है वो एक्सपर्ट हो। मसलन शब्बाज अजीज साहब जिस वक्त जाके जिन्होंने जाके काम किया वो प्राइवेट सेक्टर से उठ के जा गए, वो सर्व करने गए ना लोगों को, या वो 4 पैसे बनाने गए थे? मैं नहीं समझता कि वो पैसे बनाने गए थे, वो गए थे कि खिदमत कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये जो मॉडल है कि लोग आप प्राइवेट प्रोफेशनल को एंगेज करें और उससे कहें कि जी वो अच्छी पॉलिसीज बनाए और मैनेजमेंट को बेहतर करें, लेकिन पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर से लगवाएंगे तो वो तो प्रॉफिट मांगेगा। तो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम हुई है कि हम समझते हैं कि जी रेलवेज को लॉस में नहीं जाना चाहिए चाहे वो सर्व करे या ना करे, पीआईए को लॉस में नहीं जाना चाहिए चाहे वो सर्व करे या ना करे। ये जो इदारे हैं इनका हम लॉस और प्रॉफिट देख रहे होते हैं, हम नहीं देख रहे होते कि पूरी कौम जो उसके नतीजे में लॉस में चली जाती है। थोड़ा सा हमको अपनी अप्रोच चेंज करने की शदीद जरूरत है। वही जो मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग चीजों की नहीं है। गवर्नेंस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सर इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बात कर रहे हो तो फिर ऑरेंज ट्रेन के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ऑरेंज ट्रेन एक सर्विस दे रही है, सब्सिडाइज, आवाम को फायदा हो रहा है, लॉस में जा रही है, जाने दो। अगर आवाम को फायदा हो रहा है और जो चंद लोग टैक्स देते हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो ये मुल्क आवाम का है या सिर्फ टैक्स पेयर का है? आवाम का। आप बताइए। आवाम का। आवाम का है हाँ। तो आवाम को खिदमत मिल रही है। बस। मैं नौकर रखता हूं किसी को और मैं उसको पैसे दे के कहता हूं कि मेरा काम करो, तो अगर मेरा काम करे तो अच्छी बात है, बजाय इसके को पैसे बचा के ले आए। मेरा काम करे भाई, मैंने उसको पैसे दिए किसी काम के। मैं कहता हूँ जाओ बाजार से ये डबल रोटी खरीद के लाओ, अगर मैं 100 का नोट देता हूँ वो 40 रुपए के बजाय 50 रुपए बचा के लाता है, लेकिन डबल रोटी खराब लाता है जो 60 रुपए की मिल रही है इस वक्त। तो मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा पैसे बचा लिए? नहीं, मैं कहूँगा डबल रोटी खराब लाया। मुझे सर्विस से दिलचस्पी है। तो ये अप्रोच हमें क्यों समझ में नहीं आती कि यही तो सियासी अप्रोच है हमारी जो होनी चाहिए, जो नहीं है। हम कहते हैं अच्छा ये तो लॉस में चलेगा। लॉस में नहीं गए यार, लॉस में तो इसलिए जा रहे हैं कि सर्व नहीं हो रहा। सर्विस इज इम्पोर्टेंट, नॉट सेविंग मनी, मेकिंग मनी। यही बात मैं कह रहा हूँ ना, फिर रेलवे पे तो सर्विस भी नहीं मिली ना, और रेलवे पे नुकसान तो वही मैंने अर्ज किया कि बीच में साद रफीक जिस वक्त हैंडल कर रहे थे थोड़ी सी बेहतरी आई थी, उसके बाद फिर तबाह हो गया। तो हम क्रेडिट दें साद रफीक को या ना दें? इसका मतलब है कि नून लीग जो कह रही है उसका बयानिया जो है वो परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन में भी ज्यादा स्ट्रांग निकल के आ रहा है। मैं नून लीग का वोटर नहीं हूं, लेकिन चीजों को देखना पड़ता है कि क्या किस तरफ सिचुएशन जो सर है आप क्या ये नहीं समझते अभी फायदा होगा? अभी तक जो पीटीआई कर रही है वो अपनी कोई भी नई चीज नहीं ला सकी, सिवाय इसके कि उसने डॉलर को जो है वो उसके असली शरह नमूद पे पहुंचा दिया है। जो पहले 105 पे था वो उन्होंने 160 तक पहुंचा दिया। बाकी तो वो नून लीग की पॉलिसी अपना रहे हैं। अच्छा एग्री करते हैं? मुझे नहीं पता कि असली उसकी जो शरह नमूद थी वो क्या थी। उसकी जो असली शरह थी वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। उसका ताल्लुक बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी है, उसका ताल्लुक बैलेंस ऑफ ट्रेड से भी है, दोनों चीजों से उसका ताल्लुक है। इसका ताल्लुक आपकी अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ से है। आपकी अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ गिरती चली जा रही है। जिस वक्त आपके डॉलर 105 पे था उस वक्त आपकी जो स्ट्रेंथ थी, क्या वो झूठ बोल के, स्टेट बैंक ने झूठ बोल के उसको वहां पे रोका हुआ था? उससे फायदे क्या थे, उससे नुकसान क्या थे? इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके डॉलर को उस जगह पर रोकने से आपके मुल्क का फायदा था, और हम उसके बाद बैठ के हम काम कर रहे थे सिर्फ सीपैक पे नहीं, सिर्फ गवादर पे नहीं, बल्कि और आगे बढ़ के
हम चीन और ईरान और अपने पड़ोसी ममालिक से बैठ के इकोनॉमिक ताल्लुकात और इंडिया से भी इकोनॉमिक ताल्लुकात वो बना रहे थे जिससे मुल्क को फायदा होता। ठीक है, मुल्क की इलीट को भी फायदा ज्यादा होता उसमें, आवाम को थोड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट से मिलता, लेकिन फायदा होता। हमने बैठ के कहा नहीं, हमारे सारे के सारे जो असला है वो तो अमेरिका से खरीदा हुआ है, उसके स्पेयर पार्ट्स तो अमेरिका से आने, तो अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं करने हैं। ना इंडिया से ताल्लुकात हम सही कर पा रहे हैं उसके नतीजे में, ना हम अफगानिस्तान से, ना ईरान से और चीन से जो ताल्लुकात हैं वो भी एक पॉइंट पर आके इसलिए रुके हुए हैं, आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि चलिए यहाँ तक तो आ गए, अब इससे आगे क्या जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं कि हमारा डॉलर जो है वो बढ़ के 164 को भी हिट कर चुका है जी, 169 तक गया। बिल्कुल। और पिछले साल की प्रेडिक्शन ये थी कैसर बंगाली साहब की कि शायद ये 200 तक चला जाए, लेकिन वो नहीं गया। 200 तक ना जाने में कोई हमारी मईशत की स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें अगेन वो इंटरवेंशन शामिल है जो स्टेट बैंक ने की, जो हुकूमत ने की और डॉलर को कंट्रोल किया। इसलिए कि अगर ये 200 पे चला जाता तो शायद कुछ लोगों का फायदा होता, जैसे वो तमाम लोग जिनको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं बाहर से आते हैं उनको तो बड़ा फायदा होता, लेकिन आम आदमी रुल जाता। तो ये इंटरवीन करना पड़ा, और ये अगर ये हुकूमत ने किया है तो बहुत अच्छा किया है, और यकीनन हुकूमत ने ही किया और कोई और तो करेगा नहीं। तो अगर पहले भी ये किया जा रहा था तो उसमें क्या खराबी थी, बिल्कुल सही किया गया था। आप रियलिटी की बात करते हैं, 200 पे क्यों रुकना चाहिए? पाकिस्तानी रुपए की कदर तो $1 में 1000 रुपए मिलने चाहिए, इतनी बुरी सूरत हाल है। इस वक्त आपको पेंडेमिक से बचने के लिए अफगानिस्तान इमदाद दे रहा है, यह है आपकी मईशत की हकीकत। इस वक्त आपके मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रही है। क्या वो पाकिस्तानी मईशत नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? ये तो वही हमारा 65 वाला बयानिया है कि हमने इतनी सारी जमीन जो सिंध में थर में इंडिया से हार गए हम 65 की वॉर में, हमने कहा कि वो कोई इंपॉर्टेंट इलाका ही नहीं था, वो गैर अहम इलाका था। तो लाहौर का दफा इंपॉर्टेंट था, और अगर कराची के मुंह पे फौज आ जाती तो वो गैर अहम इलाका था। हाँ, कराची का पोर्ट बचाया जाना बहुत जरूरी था, और वो रेलवे ट्रैक जो हमको वहां तक लेके जाता है पंजाब तक, लेकिन अदरवाइज जो है अगर चला जाता है हिस्सा तो किसी को फर्क नहीं पड़ना था। तो ये बड़ी गलत अप्रोच है। गरीब आदमी भी पाकिस्तान है, सिर्फ पैसे वाले पाकिस्तान नहीं है। आज पिछले 1-2 दिन से एक चीज बहुत चल रही है, मेंस डे। ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को याद दिलाऊं कि मेंस डे बेसिकली इंडिया के एक जो कोलोन का ब्रांड है उसकी कैंपेन थी। हम उस ब्रांड की जो इंडियन ब्रांड की कैंपेन में हमने समझ लिया कि मेंस डे होता है, होना चाहिए। मेंस डे की कोई जरूरत नहीं है, जिन लोगों पर राइट्स मौजूद है उनके राइट्स की कैंपेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। इस मुल्क में अगर मर्द के हुकूक छीने जाते हैं तो मर्द होने की वजह से नहीं छीने जाते, बल्कि गरीब होने की वजह से छीने जाते हैं। तो मेंस डे की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब आदमी का दिन मनाने की शदीद जरूरत है। और अमीर आदमी बैठ के, शहर के मिडिल क्लास के लोग जो मुनासिब घरों में रहते हैं, जिनके घर में अगर 2 घंटे लाइट ना आए तो शोर मच जाता है, ये भूल जाते हैं कि बहुत से लोगों के पास तो लाइट है ही नहीं, बिजली का उन्होंने सोचा ही नहीं है। हाँ, खंबे लगा दिए गए हैं, तार है, लेकिन बिजली वहां पहुंच नहीं सकती, इसलिए हम इतनी बिजली पैदा ही नहीं करते। तो उन लोगों के हुकूक पे हम के बारे में सोचते ही नहीं है। हम कहते हैं कराची शहर के साथ ज्यादती हो रही है, कराची शहर के साथ ज्यादती हो रही है। कराची वालों जाओ, इतना सारा इलाका थर में खाली पड़ा है, वहां जाके उसको आबाद कर दो, वहां रह जाओ। पानी नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे, तालीम नहीं मिलेगी, सेहत नहीं मिलेगी। क्या आप खुश रहेंगे ऐसे हालात में? आपको तो अच्छा खासा मिल जाता है सब कुछ। तो भाई, ये पूरा मुल्क मिलके सबके साथ चलने वाला मुल्क होना चाहिए, बजाय इसके कि मैं कहूं कि मेरे पास बहुत कुछ है और जो नहीं है वो भी मुझे ही मिल जाए। ऐसे नहीं हो सकता। तो अगर आप देखें तो डॉलर की सिचुएशन जो है, अगर आप रियलिटी पे सामने रख के देखें, आपके मुल्क की जो बड़ी इकॉनमी है वो इनफॉर्मल इकॉनमी है। आपके इकॉनमी को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, फॉर्मल इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी और इनफॉर्मल इकॉनमी। इनफॉर्मल इकॉनमी नॉट द ब्लैक इकॉनमी, ठीक है? और ब्लैक इकॉनमी आपकी कितनी बड़ी है इसके बारे में असेसमेंट्स हवा में से आते हैं, कोई नहीं कह सकता कि कितने हैं। मिसाल के तौर पे मुसलसल जो सियासी बयानिया रहा है कि आसिफ जरदारी ने बेनजीर की हुकूमत के दौरान जितना पैसा बनाया वो अरबों डॉलर में है, यही बयानिया आता रहा है ना मुसलसल। मुल्क की जीडीपी देख लीजिए। अच्छा, जीडीपी छोड़िए, वो तो जीडीपी पूरी की पूरी मेरे और आपकी जेब में भी तो पैसे थे ना, जीडीपी में तो सब काउंट होता है। exactly. आप फेडरल गवर्नमेंट का बजट देख लीजिए। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के बजट में से भी 1/3 तो चला जाता है डिफेंस में। आप आइए जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें देख लीजिए, पीएसडीपी का जो साइज है उससे 20 टाइम्स आपने दावा किया कि जी आसिफ जरदारी खा गया।
भाई वो कैसे खा सकता है? जिस झोली में रखे 10 रुपए हैं उससे उठा के 200 रुपए कैसे निकाल सकता? तो नहीं निकाल सकता वो। ये बयानिया है जो एक बिल्कुल झूठ पर मबनी था। तो हमारे यहाँ हम लोग जब बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मुल्क की जो रियलिटी है वो क्या है। मुल्क की इकोनॉमिक रियलिटी अगर सिर्फ डॉलर से नापी जाए तो उसमें इंटरवेंशंस होती हैं और वो आपको सही तस्वीर नहीं देती। आपकी स्टॉक मार्केट आपको मुल्क की मईशत की सही तस्वीर नहीं देती। इट इज जस्ट राइट फिगर्स ऑन बोर्ड, नॉट राइटिंग ऑन वॉल। राइटिंग ऑन वॉल के लिए निकल के और जगहों पे देखना पड़ेगा आपको, और जाकर आपको उसको समझना पड़ेगा कि ये मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। कराची के बहुत से लोगों को, और कराची के इवन जर्नलिस्टों की प्रॉब्लम ये है, मैं तो अब जर्नलिज्म से बाहर आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कराची के जर्नलिस्टों की प्रॉब्लम ये है कि वो निकलकर जाकर देखते नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। मुशर्रफ के जमाने की बहुत लोग तारीफ करते हैं, कराची में बड़ा अच्छा जमाना था, डॉलर स्टडी था, मईशत अच्छी थी। मईशत अच्छी थी, लोग उनकी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के नतीजे में खुदकुशियां कर रहे थे। मैंने वो घर जाके विजिट किए जहां लोगों ने भूख से तंग आकर अपने घर के पर्दे पकाकर खाए हैं। आप सोच सकते हैं कि पेट भरने के लिए कुछ तो पेट में डालना जरूरी था। कितनी तकलीफदेह सूरत हाल मैंने लोगों की देखी है। और ये वो लोग थे जो एसोसिएट इंजीनियर्स थे झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री में, मिसाल के तौर पे ये सूरत हाल थी। दादू शुगर मिल की जो कॉलोनी थी, वहां मरने वाले के पास आखिरी 2 पैराडोल की गोलियां पड़ी हुई थी और उस पास कोई दवा नहीं थी। ये मुशर्रफ का जमाना है। जब मैं जियो पे काम करता था और हम वहां प्रोग्राम करने के लिए मैं गया हूँ इन सारी जगहों पे, तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। और उसके अलावा भी हम जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है ना, हम जाके लोगों की जिंदगी को देखें और सबको बताएं कि क्या सूरत हाल है। हम तो पूरी नहीं कर रहे थे। हमारे सहाफी तो लोगों को बताते ही नहीं है कि रियलिटी क्या है, इसलिए कि अगर बताने खड़ा हो तो नौकरी नहीं मिलती, फौरन जो है आप फारिग कर दिए जाते हैं। तो लोगों को रियलिटी जानने की ख्वाहिश हो तो फिर सहाफी को नौकरी मिलेगी ना। लोगों को ये रियलिटी जानेंगे तो उनको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो पॉलिटिकल फैसले करेंगे। डॉलर के रेट को देख ये कह के जी वो झूठ था और ये सच है, ये भी झूठ है। सच्चाई इतनी कड़वी है, उसका ताल्लुक डॉलर से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारे अपने पांवों से, हमारी जेब से नहीं, हमारे पांव से। हम कितना खड़े हुए हैं, हम पांव पे खड़े ही नहीं हो पा रहे। हम खड़े होने की कोशिश करें, हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करें। हमने डिक्लेयर कर दिया कि एग्रीकल्चर जो है वो भी इंडस्ट्री है, मगर एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज तो करें। आप उसको, मैं मैकेनाइज करने की बात नहीं कर रहा, उसको इंडस्ट्रियलाइज करने की बात कर रहा हूँ। फर्क है। सिर्फ बिजली लगा देने से या मशीनें देने से वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो जाती। उसके इंडस्ट्रियस होने के लिए उसमें फैक्टराइजेशन जरूरी है। जो वहां काम कर रहा है उसको सैलरी, उसको वेजेस मिले, बजाय इसके कि वो एक जो हेड ऑफ दी फैमिली है वो पैसे ले लेता है और बाकी जो सारे घर की औरतें और बच्चे वो भी काम कर रहे होते हैं। ये तो कहीं से भी इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं है। इंडस्ट्रियल अप्रोच ये कि जो शख्स काम करता है उसको उसकी तनख्वाह देते हैं, पगार देते हैं आप उसको। ठीक है, उसकी यूनियन से सेठ लड़ता रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम अब उस लेवल तक तो पहुंचते हैं। हमारी मईशत तो बिल्कुल जमीन पर गिरी हुई है। मईशत को उठाएं, पॉलिटिकल इकोनॉमी को, इकोनॉमिक्स को नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी को पहले बेहतर करें। पॉलिटिकल इकोनॉमी बेहतर होगी तो इकोनॉमी बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी तो पॉलिटी बेहतर होगी। फिर आपको डॉलर में अपना कुछ वजन नजर आएगा। आपको याद है, मेरे और आपकी पैदाइश से पहले की बात है, हम जर्मनी को मदद देते थे। एग्जैक्टली। अब जर्मनी के सामने हाथ जोड़ते है ना। तो बात यह है कि भाई हम देखें ना, हमने इस मुल्क के साथ क्या किया। जर्मनी में कब मार्शल लॉ लगा था? जो अमेरिकन ने आके लगाया वो था, जो अलाइड फोर्सेस ने लगाया, सोवियत यूनियन ने जो वो था। उसके अलावा जर्मन ने तो अपने मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगाया, ना फ्रांस ने लगाया, ना अमेरिका ने लगाया, ना कनाडा ने लगाया, ना सिंगापुर ने लगाया। ये जितनी मिसालें हम देते हैं ममालिक की, उन्होंने कभी मार्शल लॉ नहीं लगाया। जिन ममालिक ने यूरोपियन यूनियन का सबसे कमजोर मुल्क वो है जहां फौज का बहुत बड़ा किरदार था, और वो है टर्की। यूरोपियन यूनियन का सबसे करप्ट मुल्क जो कहा जाता है, वहां भी फौज का बहुत बड़ा किरदार था, वो है रशिया। ये क्यों नहीं समझ में आता कि जो फौज का काम है वो उन्हें करने दिया जाए, और ये जो फौजी अफसरान उसको उस काम से हटा के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मुल्क का नुकसान होता है। हमारी सियासी बसीरत अगर जागेगी नहीं तो हम नुकसान में रहेंगे। मैं ये जितने सियासतदान खड़े हैं इनमें से किसी को वोट नहीं डालूंगा, लेकिन इनको खड़े होकर लड़ने का हक और इनकी बुराई ना करने की जिम्मेदारी को महसूस करें हम, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए वो मैकेनिज्म्स बनाएं जिसके नतीजे में ये मजबूर हो कि ये वो बात कर सकें जो मुनासिब हो, जो हम सब के दिल की हो।
बजाय उसके कि हम बेवकूफों की तरह कहें यार ये तो गलत है, इनको हटा दो, ये गलत थे। और वो जो डंडा मारता है ना हमको, वो बड़ा सही करता है, तो मैं डंडे ही खाइए। वैसे आपकी बात से अगर मैं ये कंक्लूड करूं कि अब हमें किसी चौथी नई सियासी कुव्वत की जरूरत है। नहीं, हमें किसी नई सियासी कुव्वत की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो, जिस वक्त मिडल ईस्ट में मिडल ईस्ट स्प्रिंग एक चल रहा था, तो बहुत से लोग पाकिस्तान में कहते थे कि अब पाकिस्तान की बारी है। उन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर थी। इन सब चीजों से पहले पाकिस्तान में स्प्रिंग आ चुका था। जो लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई है 2007 में और जो 2009 तक चली, 2 साल हमने खड़े होकर एक सियासी लड़ाई लड़ी है। और उस सियासी लड़ाई में हमने ये मनवा लिया कि फौज बराह रास्त इंटरवीन नहीं करे और पार्लियामेंट अपना अपना टर्म पूरे करे। उसके बाद 2 दफा पार्लियामेंट ने अपनी टर्म पूरी की है, और मैं दुआ करता हूं कि ये पार्लियामेंट भी अपनी टर्म पूरी करे। और ये भले ये वजीर आजम रहे ना रहे, लेकिन पार्लियामेंट अपनी टर्म पूरी करे। ये पार्लियामेंट है जो लोग बनाते हैं। ये किसी का इख्तियार, किसी अदालत, किसी फौजी डिक्टेटर का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आए और उसको हटा दे, इसको घर भेज दे। ये मुल्क लोगों का मुल्क है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो निज़ाम है ये चलता रहे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसी निज़ाम में बीच बीच में आपको नवाज शरीफ जैसे लोग भी मिलेंगे। आसिफ जरदारी करप्ट आदमी है, यकीनन होगा। नवाज शरीफ चोर है, यकीनन उसे चोरियां की होंगी। इमरान खान जो है वो पपेट है, यकीनन होगा। मगर यही सियासतदान जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे निज़ाम में, हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। कोई चौथा नहीं चाहिए, ये 3 बहुत है। इन 3 में से भी आखिर में 2 ही रह जाएंगे। मुझे पीपल्स पार्टी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि आगे चल के पीटीआई का रोल कम से कम हो जाएगा। मैं इस पे खुश नहीं हूं। जो लोग पीटीआई की सोच रखते हैं, वो सोच जो असल सोच थी, मैं इमरान खान की सोच की बात नहीं कर रहा हूं। इमरान खान का तो हमने पहली दफा जब सवाल पूछे थे तो उनके पास सियासी जवाब नहीं थे। लेकिन जो लोग सोच रखते हैं पीटीआई की वाली, कि जी एक ऐसी होनी चाहिए जो क्लीन गवर्नमेंट हो, जो वो नारा है ना उनका, साफ चली शफाफ चली, वो साफ और शफाफ वाली बात, वो सोच जो है वो मरनी नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि उन लोगों की उम्मीदें खत्म ना हो, वो चलते रहें। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पार्टी नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि दायरे इस मुल्क में इस सोच की अभी तक जगह बनती नजर नहीं आती। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सियासतदानों को इस तरह इन्फ्लुएंस कर सकें कि वो मजबूरन खड़े होकर ऐसे फैसले ना करें। मैं आपको मिसाल देता हूं। पाकिस्तान में सियासी जो स्पेक्ट्रम है, उसमें एक सियासी जमात है जो टोटली अपने आप को लेफ्ट से कमिटेड नजर आती है, और वो है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी ने जिस वक्त ये फैसला हो रहा था कि फौजी कोर्ट्स बनाए जाएं, उसने उसको अपोज नहीं किया। वहां बिल्कुल उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया, जो टोटल दाएं बाजू का फैसला है। और ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उस पार्टी पर भी उसके वोटर, उसके अवाम की गिरफ्त नहीं थी। हमें वो सियासी जमातें चाहिए जो चाहे दाएं बाजू की हों चाहे बाएं बाजू की हों, उन पर उनके वोटर्स की गिरफ्त हो। जब ये इन्हीं सियासी जमातों पर इनके वोटर्स की गिरफ्त होगी और ये जाके तोड़जोड़ करके फैसले नहीं कर रही होंगी, इनको मुसलसल इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपके मुल्क में भी बेहतरी आएगी और आपकी मईशत बेहतर होगी। और इस मईशत का फायदा जो है सिर्फ 4 लोगों में नहीं बटेगा, बल्कि नीचे भी, खासे नीचे तक जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि कोई गरीब नहीं बचेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि खत्ते गुर्बत जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा। एक चीज सवाल ये है कि आपने कहा कि इसी निजाम को आगे बढ़े और उसमें इसी में आगे आगे बेहतरी आते रहो, यही पार्लियामेंट कंटिन्यू करे। अभी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है और गरीब सब लोग चीखे मार रहे हैं। अब जो है वो शक्कर जो है वो 100 से ऊपर चलेगी। वैसे तो खैर नवाज गवर्नमेंट में भी गई है, जरदारी गवर्नमेंट में भी सब कुछ ये पिंग पोंग चलता रहता है आटे का और चीनी का। लेकिन अगर आप जो ये साफ चली शफाफ चली इस एहतसाबी कार्रवाई के नतीजे में देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है एक आम आदमी के साथ, अगर ये 5 साल पूरे हो गए तो सर 5वें साल कहीं शक्कर जो है वो 1000 रुपए केजी ना मिलना शुरू हो जाए। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ऐसा नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी चीखे नहीं मार रहा है। अच्छा। आम आदमी अगर चीखे मारता तो चीखे मारना कहते हैं उस सियासी एजिटेशन को जो लोग मिलकर करते हैं। मैं एक जमाने में एक अखबार हुआ करता था, मिरर, जो काविश ग्रुप निकालता था, और जिनकी अप्रोच ये थी कि वो सिंध में अंग्रेजी अखबार सुबह सुबह पहुंच जाए। डॉन और द न्यूज दोपहर में पहुंचते थे, ये सुबह पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो मेरे सारे कॉरेस्पॉन्डेंट जिनसे मैं डील कर रहा होता था, मैं एडिटर था उसमें, सारे कॉरेस्पॉन्डेंट और उससे पहले एडिटर था, उस सब सिंध से मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते थे। रोजाना 6 खबरें आ रही होती थी कि जनाब सिंध में फलानी जगह पे धरना दे दिया गया। लेकिन वो इश्यूज नहीं होते थे। वो इश्यूज क्या होते थे? रेडियो पाकिस्तान खैरपुर के प्रोड्यूसर का ट्रांसफर हो गया, नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी गई।
तो सियासी इश्यूज नहीं थे लेकिन सियासी एक्शन था। आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ सियासी एक्शन भी खत्म हो गया। अब अगर सियासी एक्शन खत्म हो रहा है तो आम आदमी की चीखें आपको सियासत में नहीं सुनाई देंगी। सबसे पहले लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करें, एक्शन कमेटियां ही बनाएं, कुछ नहीं तो एक्शन कमेटीज बनती हैं, लोग जाके एजुकेट करते हैं, तब जाके उनकी बात सामने आती है। ये और उन इश्यूज पे करें जैसे कि मिसाल के तौर पे शक्कर की कीमत और आटे की कीमतों पे, अंडे की कीमत, ठीक है। तो इन सब चीजों पे जाके शोर मचाएं लोग, लेकिन लोग शोर नहीं मचाते। हमारे यहाँ शोर मचाने के लिए कौन है, थोड़ा बहुत जिसका पेट अच्छा खासा भरा हुआ है, तो कहते हैं चलो यार चल के बात करते हैं। तो आपको कराची में मिडिल क्लास धरने 3 तलवार पे और इस तरह तो नजर आ जाते हैं, लेकिन उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं बनती, उसमें फोर्स नहीं है। वो बहुत छोटे छोटे लेवल पे लोग कर रहे हैं ना। ये मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छा काम है जो लोग कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, 2013 के इलेक्शन के बाद 3 तलवार पे एक बहुत बड़ा सिट इन किया गया, जो पीटीआई ने कहा कि उन्होंने किया है। उस सिट इन को, उस धरने को शुरू करने वाले लोगों में से पीटीआई के लोग शामिल नहीं थे। ये बड़ी मजे की बात है। पीटीआई ने बाद में जाकर उसको ओन अप कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने जाके किया वो बिल्कुल पीटीआई की सियासत के करीब से भी नहीं गुजरते। तो आप अगर बड़ा एक पॉलिटिकल फोर्स दिखाते हैं तो सियासी जमात भी मजबूर हो जाती है कि आके आपके साथ खड़ा हो जाए। वो खड़ी होना पड़ेगा उसको ना, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो ये लोगों के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान भर में कहीं पर भी वो जो एक पॉलिटिकल सोच होती है ना लोगों की, उठे और इस महंगाई के खिलाफ शोर मचाएं, नहीं मचा रहे। तो इससे नुकसान हो रहा है लोगों का। लोगों को चाहिए कि शोर मचाएं। अगर चीखें निकल रही हैं तो चीखें जो है नारों में कन्वर्ट हो, वरना कोई चीखें नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है। जिस दिन इससे डबल हो जाएगी तो मैं सर झुका के मैं फिर पे कर दूंगा, या मैं खाना उस चीज को छोड़ दूंगा, वो कम कर दूंगा, सर झुका लूंगा और कहूंगा भाई लाइनें 2 कर लीजिए सर, दुर्रे मारने वाला जो है एक ही है तो लाइन बड़ी लंबी होती है। तो ये रवैया और ये अप्रोच पाकिस्तानियों की अगर रहेगी ना तो पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, पाकिस्तान तो फर्दर नोज डाइव करेगा। और ये उस वक्त तक करता रहेगा जब तक टोटली क्रैश ना कर जाए। चूंकि हमने क्रैश नहीं किया है, क्योंकि हम बहुत ऊपर से गिर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि नहीं सब सही है, सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है भाई, समझे। मींस पीटीआई की बात किसी हद तक सही है कि ये एजिटेशन ज्यादा है, महंगाई नहीं है एक्चुअली। am I right? नहीं, महंगाई भी है, लेकिन अभी तक इतनी नहीं कर सकते हैं, पे कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, कर खा सकते पी तो कर रहे रहे हैं, हैं। हम मगर कह रहे जॉब कर लेते हैं, हम क्या अच्छा यार 130 का दे रहा है, एक हाथ से कहते हैं, एक हाथ उठा कहते हैं महंगाई है, दूसरे हाथ से फौरन पैसे दे देते हैं। कहते हैं अरे कल भी 120 का मिला था, आज 100 चल ले ले भाई, दे दे 10 में क्या जा रहा है। हम यही सोच के करते हैं काम। तो कोई चीखें नहीं निकल रही हैं। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ चीखों को। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर, टाइम इज रनिंग आउट। इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी कुछ और भी डिटेल में बात करेंगे। दिल तो चाह रहा है और जरा कुछ बातचीत की जाए। तो थैंक यू वेरी मच शेरवानी साहब, आपका टाइम निकाला आपने, और इंशाल्लाह फिर आपसे कुछ और मजीद जो है फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर आपके साथ जरा डिटेल में बात करेंगे। ये डॉलराइजेशन क्यों हुई है, फिर इम्पोर्ट बंद होने की वजह से कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ वर्किंग है। मैं चाहूंगा कि एक सेशन आप मेरे साथ और करें, तो मैं उसमें जो है उसको डिटेल बात करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, नाज़रीन प्रोग्राम को देखिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और इस चैनल को वॉच करते जाइएगा। थैंक यू शेरवानी साहब।